फर्स्ट क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में एन स्क्वायर लिखा हुआ है, एन स्क्वायर इक्वल टू 7601 है। और ये जो 7601 है ये ऑक्टल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे n एक पॉजिटिव नंबर है और आपको n की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी n की वैल्यू। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या अप्रोच रखना, हमें ये समझना है, क्वेश्चंस के अप्रोच को समझना किस तरीके से है। क्वेश्चन समझना ये आधा क्वेश्चन सोल्व करना हो जाता है। हाँ, वर्षा कह रही कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज नहीं समझ में आती। तो देखो टाइम कम लगा था, मुझे क्वेश्चन ज्यादा पढ़ रहे थे, मतलब लेंथी थी ना, तो ऐसा हो रहा था टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा चलो कोई नहीं, वो ऐसे भी प्रैक्टिस तभी तो होगी फास्ट करने की भी। तो देखो एन स्क्वायर इक्वल टू 7601 दिया हुआ है। ठीक है, और ऑक्टल नंबर है हमारे पास में। अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू बतानी, क्या वैल्यू होगी n की वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आपको पढ़ाए हुए इस तरह के क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था कि जब भी हमारे पास कोई बेस मिसिंग हो या कोई डिजिट मिसिंग हो तो आप सबको क्या कर लो, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। दोनों साइडों को डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर जो मिसिंग वैल्यू वो आप निकाल सकते हैं वहां पर। नॉर्मल कन्वर्जन होता है फिर तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर कोई बेस मिसिंग हो, अगर कोई डिजिट मिसिंग हो तो आपको क्या करना होता है, वहां पर करना होता है हमें डेसिमल में करके। हम डेसिमल तो सबका यूनिवर्सल तरीका कि किसी को भी हम कन्वर्जन में यूज कर सकते हैं। तो ये जो नंबर लिखा हुआ अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो n को हम डेसिमल में मान के उसके अकॉर्डिंग कर देंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या तरीका है। मल्टीप्लाइड बाय 8 किसी भी की पावर बेस 0। को, कोई भी बेस हो, एनी बेस से हमें अगर डेसिमल में जाना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमें डेसिमल से किसी भी बेस में जाना है तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे यानी 760, प्लेस वैल्यू लिख देंगे इनकी प्लेस वैल्यू। 8 की प्लेस वैल्यू यहाँ 8 की पावर 0, यहाँ पे 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 और 8 की पावर 3 ये हो जाएंगी। ठीक है, तो 7 इंटू 8 की पावर 3 कितना होता है, 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना होगा, 216। 216। ठीक है, तो 216 हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसके बाद आप यहाँ पे निकालेंगे 6 इंटू 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 कितना होगा, 64। 64। तो 64 हमारे पास यहाँ पे आ गया 64, प्लस 0 इंटू 8 की पावर 1, 8। ठीक है, प्लस 1 इंटू 8 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारे पास। ठीक है, अब आप इनको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 32। सर 8 की क्यूब तो 512 होगी ना। सर 8 का क्यूब 512 आएगा। 512 मिस्टेक है यहाँ पे। रोहित 512 आएगा भाई। ठीक है, तो 512 आ गया, 7 दूनी 14, 7 एक 7 करेंगे, ये हो गया 8 और 7 पंजे 35, 35 को 84 ये हो गया, 6 से इसको करेंगे 6 चौक 24 और 6 छंग 36 और 2 38, 384। ये हो गया 0 और ये हो गया 1, ऐड कर दो आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 9, 8 दूनी 16, 6 हो गया और 35 और 3 38 और 1 3969 हो गया। ठीक है, तो ये बेटा एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई। जब एन स्क्वायर की वैल्यू ये है तो एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू कितनी होगी इसमें, 3600 पे इतना होता है, ये हो जाएगा हमारे पास 6 छंग 36, बचेंगे 3, 369, तो 3 पे बन जाएगा, फिर ये 63 के करीब हो जाएगी। यहाँ पे 63 इसका आंसर। अब देख लो 63 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिए हुए 143 बेस 6 में दिया हुआ है।
ठीक है। हाँ। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो अब इसमें डायरेक्टली तो हम कर नहीं सकते, ठीक है, कि भाई हमारे पास आंसर कितना आया, 63 आया केवल। अब 63 से यहाँ पे तो चलो आपको दिख रहा 143 आया, तो पेपर में थोड़ी दिखेगा 143 आया गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 63 हमारे पास वो बेस 10 में है। अब इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखे 1 बाई 1 सभी ऑप्शन को हमें कन्वर्ट करके देखना डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो देखो 5 जिसके बेस पे आ रहा है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें तो लास्ट में हमारे पास उस तरीके से हमें करके सबको देखना पड़ेगा किसके लास्ट में क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो पहले 241 को आप करो 5 के बेस पे, यहाँ पे 1 हो जाएगा 5 और यहाँ 25, तो ये आ जाएगा आपके पास 50 प्लस 20 प्लस 1 यानी 71 बन गया। डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 71, 143 है बेस है हमारे पास, कितना 6 का बेस है। तो 143 को बेटा आप करोगे 6 के बेस पे, तो यहाँ 1 यहाँ 6 यहाँ 36, तो ये हो गया 36 प्लस के 24 और प्लस के 3, तो ये हमारे पास 63 बन गया। ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिर जो ये वैल्यू दी हुई है उनको कन्वर्ट करना डेसिमल में, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 63 हमारे पास बनी है, तो इनमें से 63 कौन सी वैल्यू वो हमें देखना, इस तरीके से सोल्व करना होगा इसको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं, समझ में आ गया ना सबको किस तरह से करना। ये इस बार ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसलिए देते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर टेस्ट देते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, हम 30 मिनट का टेस्ट 15 मिनट में कर लेते हैं, कोई 10 मिनट में कर लेता है। मैं देख भी रहा था बाकी टेस्ट ऐसे कर देते हैं, मगर अब कुछ तो तुम्हें सोल्व करना पड़े। सर सॉल्व ही नहीं हो रहा था इस बार। ये हुआ नहीं था तुम्हारा? सर इसमें ऑप्शन ही नहीं बन रहा था कोई, ए बार डी आ रहा था बस, उसके बाद उसके अलावा सारे ऑप्शन अलग आ रहे थे। ये और क्या आ रहा था? ए बार डी जो पहला मिनट वो है टर्म, सिर्फ वो आंसर अच्छा में आ रहा इसमें था। सेकंड के मैप वाले। सेकंड, हाँ सर के मैप वाले क्वेश्चन में। अच्छा इसको सॉल्व कर दो सर एक बार। चलो कितनी, यहाँ पर बेटा 4 वेरिएबल का के मैप दिया हुआ है, तो 4 वेरिएबल के के मैप को बनाने के लिए हमारे पास 4x4 की हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। ये हमारे पास ए बी, इधर सी डी कर दिया, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू हमें पुट करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 को देखेंगे। 1 यहाँ पर है, इधर 1 लिख लिया, सिग्मा लगा हुआ है तो एसओपी में बोला गया है, एसओपी में लिखा हुआ है। एसओपी में क्या होता है, जो ये वाली वैल्यू इन पे आउटपुट 1 आ रहा है, तो वो वाली वैल्यू हमें लिखनी। 3 हमारे पास कहाँ पे होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। ये हो गया 0 1 2 3, 4 यहाँ पे हो गया, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 6 और 7, ठीक है। ये तो आपको पता है ना सबको, ठीक है। किसी को कुछ समझ नहीं आए तो पूछ लेना। ये हमारे पास 8 यहाँ होगा, 9 10 और 11 यहाँ पर हो गया, 12 13 सर ये के मैप समझा दो अच्छे से और मुझे। 14 यहाँ पे हो गया। अच्छा वैल्यू नहीं पता कौन सी कहाँ पे होती है। देखो बेटा के मैप में जैसे हमारे पास के मैप के अंदर ग्रे कोड लिखे जाते हैं, ठीक है। ग्रे कोड अगर आप लिखोगे 0 1 2 वो मुझे मालूम है। 3 के इनके इसका ग्रे कोड 0 0 होता है, इसका 0 1 होता है, इसका हमारे पास 1 1 होता है, इसका हमारे पास 1 0 होता है। तो ये हमारे पास डेसिमल से ग्रे कोड बना के हमने ये लिख लिए। 4 वेरिएबल, 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल हमें यहाँ पे लिखने हैं। अब ये वाली जो सेल होगी, इस सेल की वैल्यू पहले लेफ्ट से फिर टॉप से, यानी 0 0 और 0 0, यानी ये हो गया 0 के इक्वल।
ये वाली सेल जो है इसकी वैल्यू हमारे पास पहले लेफ्ट में 0 0 है, टॉप पे 0 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू, यानी ये 0 वाली सेल, ये 1 वाली, ऐसे ये 2 बनेगी, ये 3 बनेगी। हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे 4 है, ये 5 होगी, ये 6 होगी, ये 7। ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे ये 1 0 और 0 0 बन गया, तो ये 8 बन गया। ये वाली सेल 8 की, ये 9 की, ये 10 की और ये 11 की होती है। ये सेल 12 की, ये 13, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 15 की सेल होती है। ठीक है, तो जो जो वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है एसओपी में वो हमने लिख दी। सिग्मा का मतलब एसओपी होता है, 1 लिखना होता है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू हमें दी हुई थी वो हमने यहाँ पे पुट ऑन कर ली इसमें टेबल में। अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है, इसके अंदर हमें के मैप के अंदर कॉम्बिनेशन ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग कैसे करी जाती है, ग्रुपिंग या सबसे पहले देखो इसमें टोटल सेल 16 है, तो या तो 16 की ग्रुप बनाओ, 16 के नहीं बन रहे तो 8 के बनाओ, 8 के नहीं बन रहे तो 4 के, 4 के नहीं बन रहे तो 2 के, 2 के नहीं बनते तो सिंगल रखना हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 2 2 4 2 6 2 8 ही टर्म दी हुई है, तो मतलब 16 का तो बनना ही नहीं है। 8 का क्या बन सकता है, अगर एक साथ होंगे तो ही बन सकते हैं। ठीक है, तो 4 का हमारे पास बन सकता है, इन चारों को लेंगे। हमें कम से कम ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट को कवर करना है, जितनी भी सेल है कम से कम ग्रुप में हो जाए। ठीक है, और बड़े से बड़ा ग्रुप, कम से कम ग्रुप रखने हैं, ये फोकस रखना। ठीक है, अब हमारे पास ये बच गए, एक साथ वाले होंगे या कॉर्नर वाले हो सकते हैं या ऊपर नीचे वाले लेफ्ट राइट वाले हो सकते हैं। अब और कौन सा बनेगा हमारे पास, किसका ग्रुप बन सर ये ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 1। ऊपर वाले 1 का और नीचे वाले 1 का भी बन सकता है। ठीक है, तो ऊपर वाला 1 ये है हमारे पास, इसका और इसका बन सकता है। ठीक है, और इन दोनों का हमारे पास बन सकता है, यहाँ पे 3 का नहीं बनाना हमें, 2 का इनका बन सकता है। तो ग्रुप कितने बन गए आपके पास, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप, 4 ग्रुप हमारे पास बन गए। हाँ, आपको कि या तो 16 का ग्रुप बनाएंगे या 8 का या 4 का या 2 का या 1 का। 16 का हमारे पास बन नहीं रहा है यहाँ पे, 8 का कोई नहीं बना, 4 का बना, 2 का बना। कम से कम ग्रुप सारी की सारी वैल्यू कवर करनी, ऐसा नहीं कि ग्रुप भी कितने ही बनाए जाओ, फालतू के ग्रुप नहीं बनाने, कम से कम ग्रुप में हमें सब ज्यादा कवर करने के देखना है। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास 4 वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, 4 वेरिएबल की, तो 4 वेरिएबल में मैक्सिमम 16 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिंगल का ग्रुप, कोई भी ग्रुप नहीं है, सिंगल सेल है, तो उसमें 4 वेरिएबल होंगे सिंगल सेल में। 2 में 3 वेरिएबल होंगे, यहाँ पर जो है 2 वेरिएबल होंगे, इसमें 1 वेरिएबल आएगा, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा, आंसर सिंपल 1 आएगा, नो वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। ये क्या बात, मतलब मुझे समझ नहीं आया, ये क्या है? ग्रुप में कितनी सेल आ रही, अगर एक ग्रुप में एक ही सेल है तो उसको अगर एक्सप्रेशन में लिखेंगे बुलियन में, तो चारों के चारों वेरिएबल आएंगे उस एक्सप्रेशन में। ठीक है, अगर 2 सेल का ग्रुप बनेगा तो उसमें 3 वेरिएबल आएंगे, 4 सेल का ग्रुप बनेगा तो 2 वेरिएबल आएंगे, 8 सेल के ग्रुप में 1 वेरिएबल आएगा, और 11 सेल, वो 16 सेल के ग्रुप में कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, उसका आंसर सिंपल 1 होगा, कांस्टेंट, एक ही आंसर होगा उसका। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे बेटा, हमारे पास जो ये दिए हुए हैं इसमें हमारे पास कैसे ग्रुप बने हैं, इसको आपको समझना है। पहला हमारे पास 4 वेरिएबल का बना एक ग्रुप, तो ठीक है, या 4 सेल का, 4 सेल का एक ग्रुप है, तो मतलब 2 वेरिएबल का तो एक ही आ जाएगा। ठीक है, 2 वेरिएबल का बन के आएगा एक ग्रुप, और हमारे पास बाकी 3 ग्रुप जो बने हुए हैं वो बने हुए हैं बेटा 2 वेरिएबल के, तो उनमें 3 वेरिएबल की 3 टर्म्स रहेंगी, यानी 2 वेरिएबल की कितनी टर्म्स आएंगी, 1 टर्म, और 3 वेरिएबल की कितनी टर्म्स बनेंगी,
तीन टर्म्स बनेंगी हमारे पास। तो आप बस टर्म से ही पहचान लोगे क्या आंसर होना है आपका, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ से आपको कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं ना, जैसे अभी नेहा कह रही थी पता नहीं चला क्या होगा, कौन सा मैच नहीं हो रहा। मैच करना क्या है तुमको, यहीं पे आंसर आपके पास बन जाएगा। एक टर्म तो देखो दो वेरिएबल की, इसमें दो वेरिएबल की एक ही टर्म है, ठीक है, और बाकी टर्म तीन वेरिएबल की होंगी, तीन टर्म। इसमें जो है दो वेरिएबल की दो टर्म आ रही, तो आंसर ही नहीं होगा। दो वेरिएबल की एक ही टर्म आनी, ठीक है। तो यहीं पे आंसर आपका कंप्लीट हो गया, ये वाला आंसर होना है, ठीक है। केवल ग्रुपिंग आपको करनी आ जाए तो आंसर आपको वहीं पे मिल जाएगा। वैसे आपको करना तो आप कर लो, ये भी सोल्व करके लिखना तो सोल्व करके लिख लो। सोल्व करने में क्या होगा, इन चारों का ग्रुप बनाना आपको, ठीक है। तो पहले इनकी इसकी वैल्यू लिखेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, ए बी सी डी हम लिखते हैं पहले वाले ग्रुप की। ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप नंबर 3, ये ग्रुप नंबर 4, ठीक है। बताओ पहले वाले ग्रुप में ये 1 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 0 0 1, सामने ये 0 0 ऊपर 0 1 है। इस वाली सेल की वैल्यू क्या होगी, 0 0 1 1। इधर क्या होगा, 0 1 1 0 1 0 1। इधर लिख लेते हैं, इसको मिनिमाइज करके, ठीक है। और लास्ट वाली ये सेल है, इसकी वैल्यू 0 1 और 1 1, ठीक है। तो जिसमें भी 0 और 1 आ रहे वे सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें दो तरह के आ रहे, जिसमें एक ही तो ये रह गया ए डैश और डी, ठीक है। 0 वाला डैश में और 1 वाला नॉर्मल लिखना पॉजिटिव में, तो ए डैश डी आ रहा पहले वाले, ये मैच हो गया आपका, ठीक है। और बताओ क्या मैच नहीं हो रहा था तुम्हारा, सर बाकी तीनों कोई भी मैच नहीं होगा। बाकी तीनों कोई भी मैच नहीं होगा। एक बी बार सी डी टर्म आएगी, एक बी सी बार डी आएगी और एक बी सी डी बार आएगी। चलो मतलब देख, कोई क्योंकि मैच नहीं कर रहा था इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। पर लेकिन इस क्वेश्चन में फिर एलिमिनेशन से कर सकते हैं अगर। हाँ एलिमिनेशन से तो बता ही दिया आपको आंसर उस तरह से होगा, लेकिन हाँ। अभी देख लेते हैं ये वाला ग्रुप है, सेकंड वाला ग्रुप, इसका देखते हैं। इसमें ए बी सी डी, तो इस वाली एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी 0 1 0 1, और इस वाले एलिमेंट की वैल्यू 1 1 0 1, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया बस, तो ये हो गया बी सी डैश डी, बी सी डैश डी। कोई से ऑप्शन में नहीं है, बी सी डैश डी नहीं है। अच्छा बी सी डी डैश डी लिखा हुआ, डैश है नहीं लिखा गया उसमें। चलो मैं बता देता हूँ फिर क्या आएगा यहाँ पे, वो टाइपिंग में रह गए होंगे। इस वाले थर्ड वाले ग्रुप में देखते हैं, ए बी सी डी थर्ड वाला ग्रुप है, इसका 0 1 1 0 और इधर से हमारे पास 1 1 1 0, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बी सी डी डैश बनेगा इसका, ठीक है। और फोर्थ वाला ग्रुप है बेटा ए बी सी डी, तो इस वाले की वैल्यू है 0 0 1 1 और लास्ट में है 1 0 1 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका बी डैश सी डी, ये आंसर हो गया। तो ये तीन टर्म्स बनी है, कोई सी भी मैच नहीं हुई, उसमें ऑप्शन में टाइपिंग में हो गए वे ऊपर नीचे। सर वो ऑप्शन कुछ गड़बड़ है। तो ये आंसर होंगे इसके, ठीक है। इस तरह से एलिमिनेट तो आप कर ही लेंगे वहां से, मेनली आपका एलिमिनेशन से आंसर आ गया तो वहीं पर रुक जाना, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर मैं एक ही यूनिक आपको मिल गया वहीं से, तो आप क्यों करो। मोस्टली के मैप के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आते हैं वो सारे आपके ग्रुप देख के ही पता चल जाएंगे एलिमिनेशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज एलिमेंट ऑफ स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम में क्या स्टोरेज एलिमेंट यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखो बेटा जो हमारे पास रैम है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी दो टाइप की होती है, एक एस रैम होती है और एक होती है डी रैम,
एस मतलब स्टैटिक रैम और डी मतलब डायनेमिक रैम। रिफ्रेश रेट किसका ज्यादा होता है, स्टैटिक का या डायनेमिक का? डायनेमिक। रिफ्रेश रेट का मतलब क्या होता है, सर बार बार इसको पावर देनी पड़ती है कितनी जल्दी वो पुराने डेटा को डिलीट करके नया डेटा लेके आती है। ठीक है, जो डेटा रहता है रैम के अंदर वो या तो जो करंटली एग्जीक्यूशन के लिए अभी भेजा जा रहा है वो ही होगा, या जो अभी नियर फ्यूचर भेजे जाने वाला जो, या रिसेंटली जो भेजा गया उनसे रिलेटेड डेटा उसमें रहता है। ठीक है, तो जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एल्गोरिथम भी पढ़ी थी, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, उसमें आपने देखा था कि फ्यूचर के भी रख लेते हैं हम पेज उठा के, बैक के भी रख लेते हैं, और करंट जो चलते रहते हैं उनकी भी बातें होती हैं। तो स्टैटिक रैम का रिफ्रेश रेट कम होता है, डायनेमिक का ज्यादा होता है। तो स्टैटिक में कंटेंट ज्यादा देर तक होल्ड करके रखा जा सकता है। बेसिकली जो हमारे पास रैम है इसमें कहा कि जो एलिमेंट बनता है वो कैसे बनता है, स्टैटिक रैम यानी किस चीज से मिलके बनती है, और डायनेमिक रैम किस चीज से मिलके बनती है। तो जो स्टैटिक रैम है वो फिल फ्लॉप से मिलके बनी होती है। फिल फ्लॉप हमारे पास, फिल फ्लॉप से बेसिकली हम रजिस्टर्स भी बनाते हैं, और फिर उन्हीं की हेल्प से हमारे पास स्टैटिक रैम बनती है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का यूज किया जाता है डायनेमिक रैम बनाने के लिए। डायनेमिक रैम कैपेसिटर से बनती है और स्टैटिक रैम फिल फ्लॉप की हेल्प से बनती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डायनेमिक रैम, जैसे यहाँ पे वो देखा होगा आपने, एक ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर जैसे आईसी वगैरह होती थी थर्ड जनरेशन में, उससे पहले ट्रांजिस्टर होते थे, उससे पहले वैक्यूम ट्यूब होती थी। तो जो हमारे पास डायनेमिक रैम है उसके अंदर कैपेसिटर के साथ साथ ट्रांजिस्टर का भी यूज होता है। ठीक है, तो डायनेमिक रैम में कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों का यूज होता है, इनका यूज करके बनाई जाती है, और फिल फ्लॉप का यूज करके स्टैटिक रैम बनाई जाती है। अच्छा, और क्वेश्चन थे हमारे पास? सर फ्लिप फ्लॉप में वैल्यू बार बार चेंज नहीं होती? वैल्यू बार बार चेंज होती है, एक बिट स्टोर होती है। बार बार चेंज होने का मतलब ये नहीं था बेटा फिल फ्लॉप में, वो तो आपने स्टोर कर ली उसने फिल फ्लॉप में वैल्यू, कितनी देर में चेंज होती है वो था उसमें। रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि कितनी देर में हमारे पास डेटा रिफ्रेश होगा, नया डेटा लिया जाएगा, पुराना हटाया जाएगा या चेक करा जाएगा। ठीक है, तो वो रैम के ऊपर डिपेंड करता है, स्टोरेज एलिमेंट है तो ये तो डेटा को स्टोर कर रहे हैं, स्टोर कर दिया, हटाना और लाना वो रैम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, स्टैटिक वाले में हमारे पास जो है वो तो स्टोर करके रखते हैं ना, फिल फ्लॉप है, फिल फ्लॉप क्या स्टोरेज एलिमेंट है, नॉर्मली डेटा को स्टोर करके रखेगा, चाहे जब तक आप रिफ्रेश नहीं करोगे, हटाओगे नहीं तो रहेगा उसमें। ठीक है, वैसे हमारे पास ये नहीं कि परमानेंट ही रहेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, रिक्वेस्ट करता है जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम, तो रिमूव हो जाता है। अब हमारे पास कौन सा रिमूव करना, कब करना, वो डिपेंड करता है रैम पे या एल्गोरिथम ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखो इसके बाद दिया, हाउ मेनी एड्रेस बिट आर नीडेड टू सेलेक्ट ऑल मेमोरी लोकेशन इन द 16K into 1 रैम। एक रैम है जिसका साइज 16K into 1 है। इस तरह के क्वेश्चन काफी कॉमन है, ये पूछे जाते हैं कि कितनी रैम चलेंगी या कितनी एड्रेस लाइन होंगी, कितनी एड्रेस बिट होंगी, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है, रैम को हम हमेशा इसी फॉर्म में लिखते हैं। ये आप इस तरह के क्वेश्चन सीएसए में भी आते हैं, रैम के बारे में, पीएलए के बारे में, पीएल के बारे में, लॉजिक एरे होते हैं हमारे पास, उनमें सब में आते हैं। तो रैम का लिखने का तरीका यही होता है कि यहाँ पर हमारे पास एड्रेस बिट के बारे में बताए जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास कितनी लाइन हम यूज कर रहे हैं। तो नॉर्मली इसी फॉर्म में लिख देते हैं कि 1024 into 1 लिख दिया, 2048 into 1 लिख दिया, या जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखनी उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। जैसे यहाँ पे 16K into 1 लिख दिया, तो 16K का मतलब क्या हो गया, 16 का मतलब 2 की पावर 4 हो गया, K का मतलब होता है 1024,
इंटू 1, तो ये हमारे पास 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 10 हो गया, यानी 2 की पावर 14, तो 14 बिट्स इसमें यूज होंगी। ठीक है, सिंपल सी बात, 2 की पावर में हमें उनको कन्वर्ट कर देना और उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे कितनी बिट हमारी यूज होनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर एन SOP implementation the expression AB C-D plus EF। ठीक है, तो कितने गेट्स की इसमें जरूरत पड़ेगी ये बताना है। कितने गेट की जरूरत पड़ेगी बेटा? क्या क्वेश्चन है ये? आंसर तो 5 5, अब बनवाओ भी कैसे बनेंगे 5? x इक्वल टू क्या है, AB था C-D प्लस EF। कौन बनवाएगा? सर इसको एक्सपैंड करेंगे अगर, हाँ, एक्सपेंड तो करना ही नहीं है। सर CD का नहीं मतलब हाँ, एक AB के पहले बीच में AND गेट लगेगा, हमने लिखा बिफोर एन चार। SOP इम्प्लीमेंटेशन, कुछ नहीं करना, जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से करना बस। पहले C बार D का गेट बना लेंगे। बार डी में 2 लगेंगे। पहले सबसे पहले हम C-D का बनाएंगे, तो C- भी करना तो एक एंड गेट नोट गेट लगाना पड़ेगा डैश करने के लिए, यानी C लेंगे और एक नोट गेट यहाँ पे लगाएंगे। नोट गेट लगाएंगे तो ये हमारे पास C- बन गया, और एक D ले लिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी, तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? AND गेट। एंड गेट। ठीक है, एक एंड गेट से, तो यहाँ से हमारे पास C-D आ जाएगा, ये C- हो गया। फिर EF का कर लेते हैं। EF, तो इनमें मल्टीप्लिकेशन हो रही, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड एंड गेट, तो EF यहाँ पे आ गया। ठीक है, इन दोनों का एडिशन करना बेटा, तो एडिशन के लिए कौन सा गेट यूज होता है? और गेट। और गेट। ये और गेट बन गया, यहाँ पे हमारे पास C-D प्लस EF आ गया। ठीक है, अब क्या करना होगा? AB का गेट। ए बी का गेट बना दोगे तो फिर कितने, अभी देखो 1 2 3 4 गेट हो गए, तुम कह रहे ए बी का गेट बना दिया। ये हमारे पास ए बी का 5 तो गेट यहीं पे हो गए, तो आंसर में 6 नहीं दिया हुआ, तो इसीलिए तुमने 5 लगा दिया। अगर ऐसे बनाते तुम्हारे हिसाब से तो फिर 6 आंसर हो जाना चाहिए था। वो तो शुक्र समझो 6 नहीं लिखा, नहीं तो 6 ही आंसर दे देते। 6 ऑप्शन में नहीं था इसमें। हाँ बताओ, 5 ऐसे ही तुक्का लगा के कर दिया क्या, कि नहीं हो रहा तो नहीं 5? मैंने सोचा कि भाई ये C और D गेट, C मतलब नोट वाले को नहीं गिना, मतलब वो एक गेट बन गया तो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। देखो लास्ट में हमें क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करनी है, एक एंड गेट की जरूरत है यहाँ पे, तो सिंपल सा ऐसे करो, इन सबको, इस लाइन को भी, और यहाँ से एक लाइन बना दो A की, और एक लाइन बना दो B की। 3 वेरिएबल ले लो यहाँ पे, और तीनों को एक एंड गेट से कर दो। ये हो जाएगा ना भाई? ये सारा का सारा एक वेरिएबल हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई A में और उसकी मल्टीप्लाई B में, तो सिंपल सी बात होगी, ये AB C-D प्लस EF ऐसे बनेगा। ठीक है, नहीं तो 6 हो जाते तो 6 लगा देते फिर तुम आंसर, वो तो ऑप्शन में नहीं रहा 6 इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से 5 ही बनेंगे। यहाँ पे अलग से इनका गेट बनाने की जरूरत नहीं है, इनका बनाना पड़ेगा, ये बिना उसके होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे एडिशन भी करना है बीच में। ठीक है, तो वहां पे तो करना पड़ेगा, इसका अलग करना पड़ेगा, इसका अलग करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अलग गेट लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इससे हो जाएंगे। नोट कर लो इसको आप।
सर क्वेश्चन में जो लिखा है बिफोर एसओपी इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्या मतलब हुआ फिर इसमें क्वेश्चन हाँ में? सर इसीलिए ये बिफोर एसओपी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है बेटा कि इसको आपको मिनिमाइज नहीं करना, जैसा लिखा हुआ है ऐसे को ही बनाना। ठीक है, एक्सपेंड हाँ करके मिनिमाइज करके वो नहीं करना। इसमें हाउ मेनी वंस आर इन ट्रूथ टेबल आउटपुट कॉलम, ट्रूथ टेबल के आउटपुट कॉलम में कितने हमारे पास वंस आएंगे, बताओ भाई। सर इसका कोई शॉर्टकट बता दो, वैसे तो हो गया था ये लेकिन टाइम लगा। शॉर्टकट यही है, जितनी टर्म लिखी है उतने ही आएंगे, और क्या, सिंपल सी बात। ये आउटपुट टर्म ही तो लिखी हुई है, 3 टर्म है तो 3 ही आएंगे, आंसर यही है। ये क्या है, ये हमारे पास एसओपी एक्सप्रेशन, एसओपी क्या बताता है, 1 ही तो बताता है। ठीक है, पीओएस क्या बताता है, 0 बताता है। अगर पीओएस पूछे 3 वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल मतलब टोटल रो कितनी बनेगी, 8 बनेंगी, तो 0 कितने आएंगे, 5 0 आएंगे, और जो 1 आएंगे 3 आएंगे। जितनी ये टर्म एसओपी टर्म दे रखी, यही वाली टर्म पे होगा हमारे पास 1। तो सिंपल सा आंसर इसका 3 हो गया, इनमें कुछ नहीं, जितनी टर्म दे रखी हमें एसओपी की उतनी 1, और बाकी टर्म पीओएस वाली बन गई। तो ये भी किस किस पोजीशन पे आएगा अगर ये पूछा जाए, तो पोजीशन क्या है हमारे पास, 1 0 1 यानी 5 पे आएगा, 0 1 1 3 पे आएगा, 1 1 0 यानी 6 पे आएगा। तो 3 5 और 6 इन पोजीशन पे 1 रहेगा, बाकी पोजीशन पे 0 आएगा। 3 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी दैट मेक्स द सम। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे ये ऑप्शन से करने हैं आपको। ठीक है, जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन दे रखा है और पूछा ये एक्सप्रेशन की वैल्यू ये होनी चाहिए, तो क्या होंगे, तो बहुत सारे मल्टीपल आंसर हो सकते हैं क्योंकि इनके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही आंसर होगा, क्योंकि 4 वेरिएबल हैं और ये पीओएस की फॉर्म में ऐसे लिखे हुए हैं। तो 4 वेरिएबल अगर आपके पास लिखे हुए, तो एक ट्रूथ टेबल में 4 वेरिएबल की में 16 रो बनती है। तो 16 में से मल्टीपल जगह 0 हो सकता है, मल्टीपल जगह 1 हो सकता है। तो अब आपको सारी तो देखने की 16 वैल्यू को चेक करने की थोड़ी जरूरत है, आपको तो इन 4 ऑप्शन में से देखने, तो ऑप्शन की वैल्यू पुट कर लो। जैसे ये बी वाला ऑप्शन है, इसमें कहा ए की वैल्यू आप 1 रखो, बी की वैल्यू 0 रखो, सी की वैल्यू 1 रखो, डी की वैल्यू 0 रखो। अब ये क्योंकि ए डैश है तो ये 0 हो जाएगी, ये तो सिंपल है ऐसे ही हो जाएगा। ये सी डैश है तो ये 0 हो जाएगी, ये भी 0। सबको ऐड करोगे, क्या है, ऐड का मतलब क्या है, सिंपल सा और गेट। और गेट में भी सारे 0 होते हैं तो क्या होता है, 0 ही आता है। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन को अगर आप करोगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 0, तो ये हमारे पास ए डैश करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, ये ऐसे रहेगी, ये 1 हो जाएगी और ये 0। और प्लस का मतलब और गेट है, और गेट में एक भी 1 होते ही 1 हो जाता है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू देंगे तो जो हमारे पास आउटपुट वाला कॉलम बनेगा वो 1 देगा, इन वाली वैल्यू का आउटपुट कॉलम 0 देगा। तो ये आंसर हो गया। ऐसे ऑप्शन से हमें इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन बताओ कैसा होगा। एक मोड 12 जो है, मोड 12 और मोड 10 के काउंटर है हमारे पास। ठीक है, और कैस्केड में लगे हुए हैं। आउटपुट फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी बतानी है क्या होगा। ठीक है, तो बताओ कैसे करा, किसने किया है। कैस्केडेड में जब हमारे पास काउंटर लगे होते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन जो हमारे पास 12 और 10 दिया है, कितना आएगा मल्टीप्लीकेशन, 120। जो मोड दिया हुआ है, तो 12 और 10 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, और जो हमारे पास आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी को मोड से भाग कर दो, वो हमारे पास आउटपुट फ्रीक्वेंसी आ जाती है, सिंपल।
ठीक है, तो क्या है हमारे पास, मतलब आपके पास जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो भी हमारे पास इनपुट फ्रीक्वेंसी या क्लॉक की जो भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जैसे यहाँ पे 60 मेगाहर्ट्ज दी हुई है, इसको अब 120 से भाग कर देंगे। तो 120 से ये मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या होता है, हमारे पास 10 की पावर 6 होता है मेगाहर्ट्ज हमारे पास। तो 60 इंटू 10 की पावर 6 हो गया, ठीक है, इतने हर्ट्ज हो गए अपॉन 120। अब देखो कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल ऐसे कर लेते हैं, एक जीरो उसमें से 60 में ले लेते हैं, इसको 600 कर देते हैं, ठीक है, या 6000 कर देते हैं, 2 जीरो ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, सिंपल किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो हर्ट्ज में ही आंसर दे रखा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 120, इसको करेंगे 12 पंजे 60, 500 आ गया, तो 500 किलो हर्ट्ज आपका आंसर हो जाएगा, 10 की पावर 3 किलो में हो जाता है, ठीक है। तो जहां भी कैस्केडिंग होते हैं, कैस्केडिंग में मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, एक के ऊपर एक होता है मोड का। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमारे पास इसका फॉर्मूला है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी यानी OF इक्वल टू होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी अपॉन m इंटू n इंटू जितने भी हमारे पास जो भी मोड काउंटर दिए हुए हैं उनका, ये इनपुट फ्रीक्वेंसी को उनसे डिवाइड कर देते हैं, आउटपुट फ्रीक्वेंसी बन जाती है। नोट कर लो ये। मोडलेस 11 बाइनरी काउंटर है, तो कहां तक काउंट करेगा ये? तो 10। 10 तक काउंट करेगा। मोड 11 है, मोडलेस 11 बोल दो या मोड 11 बोल दो, मोड 11 का काउंटर है, तो इसका मतलब ये काउंट करेगा 0 से लेके 10 तक, 11 वैल्यू काउंट कर रहा है 0 से लेके 10 तक। तो यानी इस तरह से काउंट करेगा। देखो मोडलेस काउंटर इंक्रीजिंग में भी होते हैं, डिक्रीजिंग में, अप काउंटर या डाउन काउंटर होते हैं। तो अगर कोई नहीं दिया होता बताया तो बाय डिफॉल्ट हम उसको अप काउंटर ही बोलते हैं। तो ये ऐसे काउंट करेगा, 0 से 1 पे जाएगा, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, मान लिया इस तरह से अप काउंटर में जा रहा है। और इसी तरह से एंड में लास्ट में ये 10 पे जाके रुक जाएगा। जैसे ही 10 आएगा, 10 से फिर वापिस से वो 0 पे आ जाएगा। तो मैक्सिमम यानी टर्मिनल वैल्यू उसकी 10 होती है, ठीक है। अगर वो घूम के आ रहा है तो फिर वो हमारे पास रिंग वगैरह बना देते हैं, तो नहीं तो नॉर्मल हमारे पास अप या डाउन में हम यूज करते हैं। तो इसी तरह से चलते हैं मोडलेस काउंटर। तो मोडलेस में हम ये भी देखते हैं कितने का मोड बना रहा, इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डाले हुए हैं ऐप पे सब सोल्व करने के, ठीक है। काउंटर के मोड भी फाइंड करने के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड टू मेक मोड 32 बाइनरी काउंटर। ऐसे हमारे पास ये बेटा मोड दिया हुआ है, मोड 32, ठीक है। तो मोड 32 का हमारे पास काउंटर है, काउंटर बनते हैं फ्लिप फ्लॉप से, ये आपको बताया, ठीक है। अब कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, एक फ्लिप फ्लॉप है अगर आपके पास, तो एक फ्लिप फ्लॉप काउंट कर सकता है 0 और 1 को, यानी 2 वैल्यू को, ठीक है। 2 फ्लिप फ्लॉप होंगे, 2 फ्लिप फ्लॉप में यानी 2 बिट है, एक फ्लिप फ्लॉप का मतलब 1 बिट का स्टोरेज करता है एक फ्लिप फ्लॉप, एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट का तो 2 वैल्यू, 2 बिट का तो 4 वैल्यू होंगी, यानी 0 1 2 3 तक की करेगा। 3 फ्लिप फ्लॉप अगर हम यूज करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक की 8 वैल्यू होंगी टोटल, ठीक है। इसमें टोटल 2 वैल्यू, इसमें टोटल 4 वैल्यू, इसमें टोटल हमारे पास 8 वैल्यू। ऐसे ही अगर 4 फ्लिप फ्लॉप आप यूज कर रहे हैं तो 0 1 से लेके 15 तक, यानी 16, 4 बिट का तो 16 वैल्यू काउंट कर सकता है। 5 फ्लिप फ्लॉप अगर आप यूज करोगे तो वो 0 1 ऐसे ही लेके 31 तक, यानी टोटल 32 वैल्यू काउंट करेगा। 6 फ्लिप फ्लॉप अगर आप यूज कर रहे हो तो 0 1 इसी तरह से 63 तक जाएगा, 64 वैल्यू होगी। अब मोड 32 काउंटर है, अभी पीछे बताया था हमने कि जैसे पिछले वाले में मोड
वाले में हमने बात करी थी कि मोड 32 काउंटर है तो ये कितनी वैल्यू काउंट करेगा, इसकी अपर वैल्यू। जैसे मोड 11 की अपर वैल्यू कितनी आई थी, टर्मिनल कहाँ पे हुआ था, 10 पे हुआ था। तो मोड 32 का टर्मिनल क्या होगा, इसका टर्मिनल 31 होगा ना, ठीक है, 32 वाले का। यानी ये हमारे पास 0 1 2 ऐसे लेके 31 तक काउंट करेगा। तो ये काउंट करने के लिए कौन सा काउंटर चाहिए, 5 फ्लिप फ्लॉप का, 6 का भी कर देगा, लेकिन हमें बाद वो क्यों चाहिए, मैक्सिमम क्यों चाहिए हमें, तो जितना कम से कम में काम हो जाए वही करेंगे। 5 या 5 से ज्यादा कितने भी बना लो ऐसे तो वे भी 31 तक काउंट करेंगे, लेकिन मिनिमम कितने होंगे वो हमें बताने होते हैं। तो 5 फ्लिप फ्लॉप हमें कम से कम चाहिए 31 तक काउंट करने के लिए, ठीक है। अगर 15 तक काउंट करने तो 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो 15 से ज्यादा और 31 तक के यहाँ पे, यानी 15 से ज्यादा यानी आपको 16 काउंट करना, ठीक है। तो आपको 16 काउंट करने के लिए 5 ही चाहिए। 16 काउंट करने का मतलब वो मोड 16 से ऊपर चला जाएगा, 17 पे हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे बताई, ये मोड 2 का, ये 4 का, ये 8 का, ये अपर बाउंड है, ये 16 का, ये 32 का, ये 64 का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास है। यानी आपको अगर दिया गया है मोड 12 बताया, जैसे आपको मोड 12 के लिए आपको 12 किस में आएगा, यहाँ तो आएगा नहीं, इस वाली में, जिसमें भी पहले वाली रेंज में आ जाए उसमें, तो 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। यानी आपको अगर मोड दे दिया 9 का, 10 का, 11 का या 16 तक का, तो वो सारे के सारे हमारे पास किस में होंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप से होंगे। जब मोड की बात करी जाती है, मोड इन वैल्यू से एक ज्यादा पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनल हमारे पास 0 से शुरू होंगे और टर्मिनल उससे एक पहले खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 5 फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास ये बनाना कि n है हमारे पास नंबर ऑफ फ्लिप, और नंबर वो मोड, कितना मोड है, तो लेस देन इक्वल टू 2 की पावर n कर देंगे, और इधर लेस देन का साइन लगाकर 2 की पावर n-1। ये n जो है ये नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 हो गया, n-1, n की वैल्यू हमारे पास 32 है, 16 से ज्यादा है, और लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 5 से लेस देन, यानी इक्वल टू है वो 32 के। ये हो जाएगा, कर लो नोट इसको। ओड पैरिटी बतानी है, ईच ऑफ द फॉलोइंग डेटा वर्ड। ओड पैरिटी और इवन पैरिटी पता है क्या होती है, बेटा शीतल? नहीं सर, मुझे कंसेप्ट भूल चुका है, मुझे याद नहीं। अच्छा, नेहा? सर ऑड पैरिटी है तो मतलब नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए, और इवन पैरिटी है तो नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए, मतलब ठीक है, ये नंबर ऑफ वंस देखना, पैरिटी बिट की बात होती है उसमें है जब हम यूज करते हैं। ये बेसिकली पैरिटी किससे, एक्सोर गेट से बनती है। एक्सोर गेट में हम करते हैं ना, इवन ऑड के अकॉर्डिंग ये एक्सोर का आउटपुट आता है। आपने एक्सोर गेट पढ़ा होगा बेटा। एक्सोर गेट क्या होता है, ये हम यूज करते हैं एक्सोर गेट। यहाँ पे अगर ए और बी दिया हुआ और हम ए एक्सोर बी निकालते हैं, तो अगर 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो क्या आता है हमारे पास, जो सेम वैल्यू होती है उन पे 0 और डिफरेंट वैल्यू पे 1 आता है, ठीक है। सेम वैल्यू पे 0, डिफरेंट वैल्यू पे 1। तो आप देखेंगे टोटल अगर हम 1 काउंट करेंगे किसी भी लाइन में, तो सब में बराबर ही 1 मिल, वो इवन ही 1 मिलेंगे। ये इवन पैरिटी वाला है। इसमें 0 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। आप एक्सोर का कितने भी डिजिट बिट का ले लो, एक्सोर गेट अगर बनाना कितने भी बिट का बनाओ, सब में हमारे पास इसी तरीके से होता है। यानी आउटपुट के साथ अगर इनपुट जोड़ेंगे हम, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 1 जो है वो हमारे पास इवन ही बनेंगे। यानी जब ओड नंबर ऑफ 1 होते हैं इनपुट में तो 1 आता है, इवन नंबर ऑफ 1 होते हैं तो 0 देता है, ठीक है।
ये कॉन्सेप्ट होता है एक्सोर गेट का। ये तो हम दो इनपुट के लिए कह देते हैं कि सेम पे 0, डिफरेंट पे 1। ये केवल 2 तक ही ये लॉजिक चलता है, 2 से ज्यादा इनपुट हो गए तो ये लॉजिक नहीं चलेगा कि सेम पे 0, डिफरेंट पे 1, क्योंकि 3 में सेम और डिफरेंट कहाँ देखोगे, किन को सेम देखोगे? 2 डिजिट बिट सेम हो सकती है, एक डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो सारी तो सेम होंगी या नहीं होंगी तो वो लॉजिक नहीं चलता है। एक्सोर गेट जो है पैरिटी पे ही काम करता है। क्या होता है, या हम कह सकते हैं पैरिटी एक्सोर पे काम करती है कि नंबर ऑफ वंस जो होंगे इन इनपुट वो हमारे पास ओड होने चाहिए। अगर ओड है तो आउटपुट हमारे पास 1 होगा, और इवन है तो आउटपुट 0 होगा, ठीक है। ये एक्सोर गेट में होता है। तो अब आपके पास ये 3 डेटा वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पर। पहले वाले में कितने 1 है? 1 2 3 4 5 है, इसमें 5 1 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है। तो हमें क्या बताना? ओड पैरिटी बताना। तो यहाँ तो ओड है ही, इसमें नहीं है ओड, ठीक है। तो इसमें 1 लगाने की जरूरत है क्या कुछ? पहले दूसरे में तो 1 लगाने की जरूरत है नहीं, तो पैरिटी इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसमें लगाना पड़ेगा एक 1, तो ये भी ओड बन जाएगा, ठीक है। तो ओड बनाने हैं हमें टोटल, तो इसमें एक ऐड कर देंगे, इनमें 0 0 रहेगी, तो 0 0 और 1 वाला आंसर इसमें हो जाएगा। 0 0 1 ये वाले में दिया हुआ, डी वाले में 0 0 1, ठीक है। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लॉजिक सर्किट दैट प्रोवाइड ए हाई आउटपुट फॉर बोथ इनपुट हाई और बोथ इनपुट लो। क्या होगा? दोनों 1 हो, ये तो इसका उल्टा एक्स नोर हो गया, ठीक है, ठीक है। बोथ हाई होने पे यानी दोनों 1 होंगे, तो हमारे पास क्या आना चाहिए? ये कह रहा प्रोवाइड हाई, जब दोनों हाई होंगे यानी यहाँ पे 1, या दोनों लो होंगे, लो ये है यहाँ पे 1, अदरवाइज 0। तो ये एक्स ओर का उल्टा एक्स नोर होता है, ठीक है। ए एक्स नोर बी, एक्स नोर इसका आंसर हो जाएगा। हाँ नेहा, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था क्या तुम्हारा? हाँ सर, ये नहीं किया था मैंने। किसने किया भाई ये? किसी ने भी नहीं किया क्या? किसी कोई भी नहीं बोल रहा, मतलब इसमें सब। सॉल्व करने वाला कुछ था नहीं, मतलब क्या? तो इसमें सॉल्व थोड़ी ना करना था कुछ। और क्या करना? क्या बताना? इसमें आउटपुट क्यू की ऑप्शन क्यू कब आउटपुट पे आएगा? सर भाई जो वैल्यू से 0 0 कैसे 0 होगा 1 क्या? वगैरह ये होती है ना, ये दे रखा इसमें, इस 10 किलोहर्ट्ज की स्क्वायर वेव दे रखी। किसने किया है? सही आया किसी का है? नहीं, सर ये हाफ हो जाता है इसका, किसका? जो ये इनपुट पे जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है ना, इसका हाफ हो जाता है। तो कब होता है हाफ? कंडीशन भी तो होगी, हाफ होता कब है, क्यों होता है? हाँ हाँ, सर वो इतना नहीं पता, बस पढ़ा था कि हाफ हो जाता है आंसर। मैंने तो दोनों के उसी की वजह से आंसर हाफ हाफ कर दिए थे। तो सही आया तुम्हारा आंसर। सही है, हाफ हो जाता है, लेकिन होता कब है हाफ? क्या किस कंडीशन पे होता है? देखो ये कह रहा है बेटा, जे के फ्लिप फ्लॉप है, जे इक्वल टू 1, के इक्वल टू 1 हैज 20 किलोहर्ट्ज क्लॉक इनपुट है उसमें, तो आउटपुट बताना आपको क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आप ने जे के फ्लिप फ्लॉप देखा है, जे के
Qn और Qn+1 ये हमारे पास होता है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 और 1 0 पे 0 1 0 पे 1 फिर 1 1 पे 0 और 1 1 पे 1। तो इन दो केस के बारे में वो बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इन दो केस में। वैसे तो हमारे पास इन दो केस में देखो इनमें क्या होता है हमारे पास, पहले जो दो केस है जो Qn+1 की वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है? 0 0 Qn Qn के बराबर ही होती है बेटा, 0 और 1 ही होती है Qn के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है? 0 0 अगर J 0 तो 0 और K 0 तो 1, K 1 है तो 1 होगी। यहाँ पे क्या होती है? टॉगल टॉगल होती है, यानी यहाँ 1 हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगी, टॉगल हो जाती है। 10 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, 20 से 10 होगा, वो इस वाले केस में होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि J और K दोनों में बट जाती है, वो हाफ हाफ हो जाती है। यहाँ पर जब भी हमारे पास चेंज होगा क्लॉक में, देखो वैसे भी J के फिल फ्लॉप क्या होता है इसमें, जब भी हमारे पास चेंजेस होते हैं तो फिल फ्लॉप पॉजिटिव और नेगेटिव एज पे, जो भी क्लॉक प्लस का ये हमारे पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एज होती हैं उन पे ये चेंज होता है, ठीक है, तभी तो टॉगल कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास 0 से 1 जा रहा है, यहाँ पे 1 से 0 पे जा रहा, इन दो केस में जा रहा, तो दोनों में हाफ हाफ वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। तो जितनी भी हमारे पास इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है, टाइम पीरियड के, तो इसलिए हाफ होती है। हाफ जो है हमारे पास यूज करी जाती है फ्रीक्वेंसी उसमें फॉलिंग एज में, हाफ राइजिंग एज में, दोनों में उसके अकॉर्डिंग दो स्टेट पे काम करता है। कोई भी फिल फ्लॉप है वैसे तो उसके हमारे पास दो स्टेट ही होते हैं जो भी हमारे पास यूज होंगे। तो टॉगल हमारे पास 1 1 पे करता है, तो वहां पे हमने इन दोनों स्टेट को देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से यूज होंगे, नोट कर लो। फ्रीक्वेंसी का वैसे भी आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला भी बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था? इनपुट फ्रीक्वेंसी अपॉन मोड जो काउंटर सर इनपुट की फ्रीक्वेंसी अपॉन मोड काउंटर मोड, यानी कितने फिल फ्लॉप आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जे के फिल फ्लॉप में कितने हमारे पास फिल फ्लॉप होते हैं आप उससे भी निकाल सकते हैं इनमें, बताओ। जो हमारे पास जे के फिल फ्लॉप में अगर हम बात करते हैं तो अगर हम मास्टर स्लेव की बात करते हैं नॉर्मली कि मास्टर स्लेव अगर दिया हुआ है तो उसमें यूज कर लेंगे। अगर उसमें ज्यादा हो जाएगा, नॉर्मल में एक ही फिल फ्लॉप है वही जे के फिल फ्लॉप, तो अगर आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है तो वो इनपुट फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 की पावर जितना भी हमारे पास दिया हुआ है, तो एक ही फिल फ्लॉप है, एक ही कर दो यहाँ पे, यानी 20/2 हो जाएगा, 10 किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिल फ्लॉप हमारे पास चेंज हो गया तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज करने होंगे। अच्छा भाई, हाउ मैनी फिल फ्लॉप आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिवाइड बाय 128 डिवाइस, क्या लिखा है इसका आंसर? 7 है 128 से डिवाइड करना है हमें, तो 128 तक के वो बनाने के लिए कितने फिल फ्लॉप चाहिए? 7 7 चाहिए, 8 चाहिए? और भी कोई बताओ, 7 आंसर भी देख लिए होंगे। 7 चाहिए सर। ठीक है, 128 का भी बताया था कि हमारे पास 7 तक चल जाएगा, 2 की पावर 7 128 होते हैं, 128 से ऊपर होते ही 8 हो जाते हैं हमारे पास। अच्छा, डिटरमाइन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन सर्किट दैट कंटेन 12 फ्लिप फ्लॉप विद एन इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज।
ठीक है, करो जल्दी से सोल्व। 5 कैसे आया? आप फॉर्मूला आपको बता दिया है। और क्या नाम तुम्हारा? रोहित, क्या फॉर्मूला लगेगा आउटपुट फ्रीक्वेंसी का? सर इनपुट फ्रीक्वेंसी अपॉन में वो हो जाएगा ना, क्या नाम है, नंबर ऑफ मोड। हाँ, 12 फ्लिप फ्लॉप है। सही आ रहा है सर, 5 किलो 5 है, हर्ट्ज ही आ रहा है। 1 किलोहर्ट्ज। इतना आ गया 5 किलो हर्ट्ज है। हम्म, क्या करा तुमने? सर 20.48 इंटू 10 की पावर 6 की 10 की, हाँ, इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा मेगा हर्ट्ज से। इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेंगे हम, ठीक है। इसको 2048 लिख के इंटू 10 की पावर 4 कर दिया सर। हाँ, 2048 इंटू 10 की पावर 4 किलो में कर रखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 20480 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज हो गया, ठीक है। इसको डिवाइड करना कितने से? 2 की पावर 12 से। 2 की पावर 12 कितना होता है? ये किलो हर्ट्ज हो गया। 2 की पावर 10 हो गया 2000, वो 4096 हो जाएगा, ठीक है। और तो ये 2048 से डबल हो गया, तो मतलब 5 बार हो जाएगा, 5 किलो हर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बफर? ठीक है, बफर के उसमें बताना कौन सा हमारे पास इनके तो आंसर इसमें दिए ही हुए थे, मैंने शायद एक्सप्लेनेशन लिख दिए थे इनके, तो बाकी सब क्वेश्चंस के लिख दिए थे। न्यूमेरिकल वाले में लिखने में टाइम लगता तो इसलिए वो नहीं लिखे थे। देखो, बफर के बारे में बताना। बफर आपको पता ही है, टेम्परेरी स्टोरेज होती है। बफर हेल्प टू इंट्रोड्यूस स्मॉल डिले, थोड़ी देर के लिए किसी चीज को रोकने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। कुछ डेटा वहां पे होल्ड रखा, फिर आगे ले गए, जैसे डी फ्लिप फ्लॉप में हम रखते हैं टेम्परेरी डिले के लिए। बफर हेल्प फॉर फैन इन के लिए नहीं करता, ये फैन आउट के लिए करता है, आउटपुट के लिए, क्रॉस टॉक को एलिमिनेट करने के लिए, सारे के सारे एक साथ ना जाए, होल्ड करके रख लेता है। फैन इन फैन आउट के बारे में यहाँ लिखा ही हुआ कि फैन इन जो है ऑफ द गेट, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इनपुट दैट आर कनेक्टेड टू द गेट विदाउट द डिग्रेडेशन ऑफ द वोल्टेज लेवल ऑफ द सिस्टम। यानी हम सेम वोल्टेज पे इनपुट दिया, उसी वोल्टेज पे हमें आउटपुट निकालना, कितने गेट हम कितने इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं। भाई ज्यादा इनपुट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वोल्टेज कम हो जाएंगी आउटपुट में, तो हमें ये फैन इन का मतलब कितने नंबर ऑफ इनपुट से हमारे पास वोल्टेज पे डिग्रेडेशन नहीं होगा, तो मैक्सिमम कितने हम इनपुट लगा सकते हैं, वो फैन इन कहलाता है। ऐसे ही फैन आउट का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ सेम इनपुट ऑफ द सेम आईसी, यानी एक ही टाइप के सेम आईसी फैमिली। करवाया था आपको डिकोडर वगैरह जो पढ़ाए थे, वो मतलब हमारे पास वे होते हैं ना, एनकोडर डिकोडर के टाइप्स होते हैं, अलग अलग लॉजिक गेट्स होते हैं, उनके भी टाइप्स होते हैं, लॉजिक फैमिली होती है, ठीक है। तो लॉजिक फैमिली में कौन कौन सी सर्किट आते हैं, बताएगा कोई? है बेटा? सर एक तो टीटीएल है, हाँ, ट्रांजिस्टर। रजिस्टर टू रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर टू ट्रांजिस्टर होते हैं, डायोड होती है, पीमोस एनमोस होते हैं, हाँ, और सीमोस होती है, ठीक है। एक ईसीएल जो सबसे कम बिजली लेती है, वो सबसे फास्ट होती है, उसमें डिले नहीं होता है, एलिमिनेटर कपल्ड लॉजिक होते हैं, ठीक है। तो उसमें इस सेम लॉजिक फैमिली के कितने आप लगा सकते हैं कि सेम लेवल पे, वो फैन आउट का होता है। तो बफर में हमारे पास फैन आउट काम करता है, फैन इन के लिए नहीं होता है,
ठीक है, कि आउटपुट आप उसके अकॉर्डिंग दे सकें। ऐसे ही ये दिया हुआ है हमारे पास राइज टाइम और फॉल टाइम, ये हमारे पास फ्लिप फ्लॉप के जो टाइमिंग डायग्राम है उससे रिलेटेड है। राइज टाइम का मतलब होता है 10 से 90 की तरफ जा रहे तो राइज है, 90 से 10 की तरफ आ रहे तो फॉल। तो हम 100% नहीं गिनते, ठीक है। हमें रिक्वायरमेंट है राइज टाइम इज द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द वोल्टेज 10% से 90% तक पहुंचा, तो या 90 से 10 अब तक आने में कितना टाइम लगा, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, फॉल टाइम, इसको राइज टाइम, ठीक है, वोल्टेज में। तो ऐसे मिनिमम टाइम एट विच द वोल्टेज लेवल बिकम कांस्टेंट आफ्टर ट्रिगरिंग द क्लॉक, तो कितने टाइम बाद वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी। आप ऐसे समझ सकते हो इसको सिंपल वे में कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो वो हमारे पास राइज टाइम है, टोटल टाइम जितने में लगा। लेकिन टोटल टाइम हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जाने का नहीं करा, उसने 10 से लेकर 90 तक की भी बात करी। और एक्चुअली में हम लिख देते हैं कि इस तरीके से डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए, लेकिन टाइम तो इसमें भी बढ़ा है, ये इतना फास्ट होता है कि हम सीधी लाइन बना देते हैं, नहीं तो लाइन तो ऐसे बनती है। एक्चुअली टाइम तो लगेगा ऊपर से नीचे आने में भी और नीचे से ऊपर जाने में भी, फास्ट हो जाता है तो हम इस तरह से लिख देते हैं बस, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसे चलते हैं। अब क्या होता है कि ये स्टेबल कितनी देर में होगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसका होल्ड टाइम कहलाता है। एसिंक्रोनस काउंटर हाई स्पीड के काउंटर होते हैं, नहीं, सिंक्रोनस वाले हाई स्पीड के होते हैं। एसिंक्रोनस का मतलब तो होगा पहले का इनपुट दूसरे का आउटपुट बन जाएगा, तो जब तक पहले का इनपुट नहीं होगा दूसरे का आउटपुट नहीं मिलेगा, तो एसिंक्रोनस स्लो होते हैं। सिंक्रोनस में सिस्टम की क्लॉक काम करती है, एक ही क्लॉक, पहला क्लॉक सिस्टम की क्लॉक एक्टिव करी, सारे के सारे एक ही साथ एक्टिव हो जाते हैं जितने भी फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं। तो एसिंक्रोनस स्लो होते हैं और सिंक्रोनस हमारे पास फास्ट होते हैं। तो ये इसका आंसर था हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्या बेटा? ये जो फॉल टाइम है, तो राइज में मतलब मैक्सिमम 90 ही रहेगा और फॉल में भी 90 से ही फॉल करेगा, हाँ 90 से। मतलब इससे ज्यादा अगर हुआ तो वो ऑप्शन गलत होगा। बेटा देखो गलत क्या है, आपने जैसे सीपीयू यूटिलाइजेशन भी पढ़ा है, तो हम यही मानते हैं कि सीपीयू का जब हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो 90% बहुत है, उससे ज्यादा वो आइडियल में मान, उससे ज्यादा का तो ओवरलोड मान लेते हैं, तो इसीलिए कैलकुलेशन को भी वहां तक ही मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही देखो इसमें कहा पावर डिसिपेशन क्या होता है। पावर डिसिपेशन मतलब जैसे हमने कोई ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, नेहा ने तो इलेक्ट्रॉनिक्स से की भी है ग्रेजुएशन, तो पता होगा, ठीक है इनका। इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें ये मतलब है कि हमने वोल्टेज सप्लाई कर दी और करंट भेज दिया, ठीक है, तो वहां पे कितना सप्लाई हुआ उसके अकॉर्डिंग पावर जनरेट हुई है हमारी, तो मल्टीप्लिकेशन से हो जाता है। ये सिंपल इसका फॉर्मूला, पावर डिसिपेशन का मतलब पावर ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू प्राइमरी एक्शन, यानी आपने जो करंट भेजा, बिजली भेजी, उससे उसको आपने कन्वर्ट करा किसी चीज में, तो कितना लॉस हुआ पावर का। यानी जैसे आप मान लिया फैन चला रहे तो मीटर काम कर रहा ना आपका कि इतने यूनिट हो गए, तो वो यूनिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पूछा, कितना पावर कंजम्पशन हुआ आपका। तो ये है इसका फॉर्मूला, P इक्वल टू I इंटू E होता है, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट और जो वोल्टेज सप्लाई हुई उसकी मल्टीप्लाई करके निकल जाता है। और इसके बाद बेटा 2 क्वेश्चन और बचे हैं डिजिटल के। अच्छा, ये तो डुअलिटी थ्योरम है, डुअलिटी थ्योरम, और एक होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। क्या डिफरेंस होता है डुअलिटी थ्योरम और कॉम्प्लीमेंट में? डिफरेंस पता है ना? कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट में ए का ए डैश हो जाता है, डुअलिटी में नहीं होता। हाँ, डुअलिटी में हमारे पास केवल ऑपरेशन चेंज होते हैं, वेरिएबल नहीं होते। कॉम्प्लीमेंट में वेरिएबल भी, ए का ए डैश का ए हो जाता है, ठीक है, जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन डुअलिटी जो होती है, जैसे अगर आपके पास a प्लस बी लिखा तो इसमें ए बी ही होगा,
ठीक है, ये तो डुअल में हो गया अगर हम डुअल निकालते हैं। अगर इसी का कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकाल रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट में ये क्या कर देता है, a डैश b डैश ऐसे कर देगा। इसी तरह से अगर a प्लस बी इक्वल टू 1 लिखा हुआ तो डुअल में ये क्या करेगा, ए बी इक्वल टू 0 कर देगा, 1 को 0 में कर देगा। ये a डैश b डैश इक्वल टू 0 करेगा कॉम्प्लीमेंट में। कॉम्प्लीमेंट में सारी चीज चेंज होती है और इसमें केवल ऑपरेशन प्लस का डॉट, डॉट का प्लस, 0 का 1, 1 का 0, ये हो जाता है बस। तो दोनों ही सही है इसमें, दोनों ऑप्शन जो दिए हैं, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी आपके आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में मिन टर्म मैक्स टर्म के बारे में पूछा है। मिन टर्म्स क्या होती है, अगर हमारे पास ये लिखा हुआ ए बी प्लस ए सी, ठीक है। हाँ शीतल बताएगी बेटा, ये मिन टर्म है क्या या मैक्स टर्म है? ये सर मैक्स टर्म है। अच्छा, श्वेता सही बताया ये आंसर? यस सर। अच्छा, सुमन भी है क्लास में? सुमन, हाँ जी सर। पढ़ाई हो रही है सही? सर कोशिश कर रही हूँ। तो बताओ ये मिन टर्म है मैक्स टर्म है? सर ये सम ऑफ प्रोडक्ट है ना, तो ये मिन टर्म होगी। मिन टर्म है। ये ना मिन है ना मैक्स है। क्यों सर? क्यों, नेहा बताओ। सर ब्रैकेट्स में नहीं है इसलिए। ब्रैकेट में नहीं, तो मिनिमाइजेशन हो तो इसमें जाएगा। तीनों वेरिएबल नहीं है ना, सारे वेरिएबल्स नहीं है। मिन टर्म या मैक्स टर्म वे होती हैं जिसमें अच्छा सारे हाँ सर, वेरिएबल, ए बी terms, सी right? डी तीनों चारों नहीं है। ठीक है। हाँ, तो इसमें सी नहीं है, इसमें बी नहीं है, तो कहाँ से होगी मिन टर्म या मैक्स टर्म? ठीक है। मिन टर्म वैसे हम लिखते हैं बेटा मल्टीप्लीकेशन, यानी एसओपी फॉर्म में होती है। जैसे अगर मैं ए बी सी डैश प्लस ए बी डैश सी लिख दूं तो ये है हमारे पास मिन टर्म, ठीक है। तो ये वाली नहीं है, ना ये मिन है ना मैक्स है। अगर इसी को a प्लस बी प्लस सी डैश और a प्लस बी डैश प्लस सी लिख दिया तो ये मैक्स टर्म होगी। तो अब देखो, मिन टर्म प्रोडक्ट ऑफ सम होती है क्या? दे आर लॉजिकली एंड टू द सेट ऑफ वेरिएबल। मैक्स टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट होती है क्या? ठीक है। और प्रोपोगेशन डिले इज प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड के मैप इज सुटेबल फॉर बोथ एसओपी और पीओएस। तो होता है वो तो हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं, हम इनको कर लेंगे। मतलब प्रोपोगेशन डिले इंटीग्रेटेड सर्किट में हम करते हैं, जैसे अभी हमने प्रोपोगेशन डिले का मतलब क्या होता है, इनपुट से आउटपुट तक आने में जितना टाइम लगा उसको प्रोपोगेशन डिले बोलते हैं। और के मैप एसओपी और पीओएस दोनों के लिए बना सकते हैं। एसओपी में क्या करते हैं हम, एसओपी में हम क्या करेंगे बेटा बताओ, 1 लिखेंगे या 0 लिखेंगे? 1 लिखेंगे। वन लिखेंगे। ठीक है, पीओएस में 0 लिख के कर देंगे, ठीक है, उस तरह से करेंगे, ठीक है। चलो बीच में एक क्लास और कर लेंगे, जो थोड़े 10 एक क्वेश्चन बचे बेसिक के तो तुम कर ही लोगे। उनमें भी कोई डाउट था किसी को? सीएसए वाले क्वेश्चन में देख लेना, रिवाइज कर लेना एक बार, जो ये होंगे मैं इनको सही कर दूंगा, ठीक है। और आप जो डाउट वगैरह अगर कोई हो तो पूछ लेना फिर।